हेलो स्टूडेंट्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। राजस्थान पब्लिक स्कूल मंडावा की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम हमारी क्लास 8 का जो लेसन नंबर जो 11 है, फोर्स एंड प्रेशर, उसको स्टडी कर रहे हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने जो फोर्स है उसके बारे में स्टडी किया था। तो इसमें हमने टाइप्स ऑफ फोर्सेस स्टडी कर लिया था, टाइप्स के बारे में स्टडी कर लिया था। उसके बाद हम लोग यूनिट ऑफ फोर्स स्टडी कर रहे थे, यूनिट एंड मैग्नीट्यूड स्टडी कर लिया था। उसके बाद हमने स्टडी किया था एडिशन ऑफ फोर्स। उसके बाद अभी हमारा जो प्रेजेंट में हम लोग स्टडी करने वाले टॉपिक है कैंसिलेशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फोर्सेस, कि जो फोर्सेस हैं उसका कैंसिलेशन कैसे होगा, ये सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, वो हम लोग यहाँ स्टडी करने वाले हैं। तो पेज नंबर 190 पर है, आज का हमारा टॉपिक है 11.8.2 कैंसिलेशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फोर्सेस। जो भी फोर्सेस हैं उनका कैंसिलेशन कैसे होगा या सब्ट्रैक्शन किस वे में होता है, वो हम लोग स्टडी करने वाले हैं। और ये पेज नंबर आपका 190 पर है। लेट्स स्टार्ट द क्लास। In the above example, suppose two boys pull the above cart with same force, that is 200 Newton in the opposite direction, as shown in the figure. देखिए जैसे कि डायग्राम में शो कर रखा है, सपोज एक कार्ट है, गाड़ी है, और उसको टू ऐसे बॉयज हैं, वो पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं, ए एंड बी। टू गाइज हैं, टू बॉयज हैं, हम लोग कह सकते हैं कि वो 200 न्यूटन का जो फोर्स है उससे उसको ऐसे पुल कर रहे, खींच रहे हैं। इट इज ऑब्जर्व दैट कार्ट विल नॉट मूव एट ऑल। अब देखिए दोनों ही है, सेम फोर्स से अपोजिट डायरेक्शन में उसको पुल कर रहे, खींच रहे हैं। तो हम लोग देखेंगे कि जो कार्ट है, गाड़ी है, वो किसी भी दिशा में आगे नहीं बढ़ेगी। तो उसके पीछे कारण क्या, देखिए मैंने बताया था कि अगर फोर्स सेम डायरेक्शन में होते हैं तो सेम डायरेक्शन में होंगे तो क्या होगा, ऐड होगा, और अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो ऐसे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहां पर क्या होगा, ये तो उसको ईस्ट डायरेक्शन में पुल कर रहा है और बी है उसको वेस्ट में पुल कर रहा है, खींच रहा है। अपोजिट डायरेक्शन है दोनों, तो अपोजिट डायरेक्शन होंगे तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। तो 200 माइनस 200, तो नेट फोर्स कितना हो गया, 0। अब इस जो कार्ट है, जो बॉक्स है, उस पे जो नेट फोर्स 0 है, तो हम लोग ये कहेंगे कि ये जो कार्ट है मूव नहीं करेगी, गाड़ी उसमें कोई भी गति नहीं होगी। It is because the resultant force, net force, become 0 as the forces being equal and opposite cancel each other। कि देखिए भाई कि ये जो फोर्स हैं इक्वल हैं दोनों, 200 न्यूटन 200 न्यूटन, और अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए इनका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, या हम लोग कहें जो नेट फोर्स होगा, जो नेट फोर्स है वो दोनों की सब्ट्रैक्शन के इक्वल होगा। 200 माइनस 200 दैट इज 0। Imagine a cart being pulled by two boys A and B such that A can apply a force of 300 Newton and B can apply a force of 200 Newton as shown in the figure। अब देखिए सपोज हम लोग दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं कि जो कार्ट है उसको भी टू बॉयज पुल कर रहे हैं, दो लड़के खींच रहे हैं। ए उसको पुल कर रहा है, खींच रहा है 300 न्यूटन से, और जो बी है उसको 200 न्यूटन से पुल कर रहा है, खींच रहा है। The net force or resultant force will be difference in the forces and will act in the direction of the bigger force। अब देखिए यहां पर दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो क्या होगा, हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 300 माइनस 200, तो 100 न्यूटन का रिजल्टेंट फोर्स होगा, और वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, ईस्ट में होगा। यहां हम लोग टुवर्ड्स ए, कि जो भी ऐसे 100 न्यूटन का जो फोर्स अप्लाई होगा वो कौन सी डायरेक्शन में होगा,
एक की तरफ उसमें अप्लाई होगा। The resultant force 100 Newton will act in the direction in which A is pulling, और जो A जिस डायरेक्शन में पुल कर रहा है उसी डायरेक्शन में 100 न्यूटन का रिजल्टेंट फोर्स वहां पर होने वाला है। तो आपको बस इतना याद रखना है, अगर फोर्स सेम डायरेक्शन में होते हैं, डायरेक्शन की बात कर रहे हैं यहां पे, एड इफेक्ट, अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो क्या होगा, ऐड हो जाएगा, और अपोजिट में होंगे तो सब्ट्रैक्ट होगा। अगर फोर्स सेम डायरेक्शन में है तो ऐड कर देंगे उसको, और अपोजिट डायरेक्शन में तो उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये आपका फिर नेट फोर्स आएगा। नेट फोर्स हम लोग इस वे में कैलकुलेट करेंगे। जितने भी ऐसे सेम डायरेक्शन में ऐड रहेंगे सारे ऐड कर दो, 1 2 3 4 जितने भी ऐसे फोर्सेस हैं सेम डायरेक्शन में अप्लाई हो रहे हैं, ऐड कर दो उनको, और जो अपोजिट डायरेक्शन में है उनको भी आप ऐसे उसे सब्ट्रैक्ट कर दो। फ्रॉम द अबव एग्जांपल्स द फॉलोइंग conclusions can be shown. When two forces are applied on the same body at the same point and the same direction, the resultant force is equal to the sum of the forces acting separately. देखिए भी इसने कहा कि टू फोर्सेस हैं, एक ही ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो रहे हैं, सेम ऑब्जेक्ट पर सेम डायरेक्शन में, और एक ही पॉइंट पर अगर अप्लाई हो रहे हैं। जैसे सपोज कि एक बॉक्स था ये हमारा, ए एंड बी टू फोर्सेस हैं, तो हम लोग ये कहें सपोज कि दोनों ही हैं, ए और बी दोनों ही 200 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। चाहो तो आप ये वैल्यू डिफरेंट ले सकते हो। सपोज 1 आपका 100 न्यूटन का है, 1 200 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन दोनों की डायरेक्शन सेम ही है, सेम ही ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो रहे हैं, और एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं ना, इसी हम लोग कहें इसी साइड पे अप्लाई हो रहे हैं। तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, जो नेट फोर्स होगा, तो नेट फोर्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे। तो ये कितना होगा आपका 200 प्लस 100 दैट इज 300 न्यूटन होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, टू फोर्सेस सेम डायरेक्शन सेम ऑब्जेक्ट और सेम पॉइंट पे अगर अप्लाई होते हैं तो उनको ऐड कर देंगे। द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स विल बी सेम एज द डायरेक्शन ऑफ ईच फोर्स। और यहां पर हम लोग डायरेक्शन की बात करें तो दोनों एक ही डायरेक्शन में अप्लाई हो रहे हैं, तो जो भी ऐसे इंडिविजुअल फोर्स होगा, चाहे ए की अकॉर्डिंग ले लें आप, चाहे बी के अकॉर्डिंग ले लें, एक ही डायरेक्शन में वो अप्लाई होगा। सेकंड देखिए, व्हेन टू फोर्सेस आर अप्लाइड एट द सेम पॉइंट बट इन अपोजिट डायरेक्शंस, द रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग सेपरेटली। अब देखिए टू फोर्सेस हैं, अगर वो डिफरेंट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहे हैं, अगर अलग अलग दिशाओं में लग रहे हैं, तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, जो नेट फोर्स होगा, वो उनके डिफरेंस के इक्वल होगा। जैसे इस कार्ड पे टू फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, ये जो ए है वो 70 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है, और जो बी है वो 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है। अब देखिए रिजल्टेंट फोर्स हम लोग देखेंगे, जो बिगर फोर्स होगा उसके अकॉर्डिंग होगा। तो बी क्या है आपका 100 है, ए आपका 70 है, तो मोशन होगा आपका 100 माइनस 70 इज इक्वल टू 30 न्यूटन। नेट फोर्स कितना है हमारा, नेट फोर्स होगा 30 न्यूटन, और टुवर्ड्स बी के अकॉर्डिंग अप्लाई होगा। तो इस वे में हम लोग जो फोर्स है उसको हम लोग स्टडी किया, हमने उसके टाइप स्टडी किए, उसके इफेक्ट्स हैं, उसके यूनिट है, मैग्नीट्यूड है, उसका जो एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, कैंसिलेशन है, वो सब हमने स्टडी किया। अब हमारा इसका जो सेकंड जो पार्ट है प्रेशर, उसको स्टडी करने वाले हैं कि फोर्स के बाद अब जो प्रेशर है, दाब है, वो क्या होता है। देखिए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है प्रेशर। There are many physical situations where pressure is the most important quantity. ये हमारे पास ऐसी बहुत सारी ऐसी भौतिक परिस्थितियां होती हैं जिसमें जो प्रेशर है, दाब है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। If you are peeling an apple, the pressure is the key quantity. जैसे अगर आप किसी एप्पल है उसको पील अप कर रहे हैं, किसी सेब को छील रहे हैं, तो उसके लिए आपको प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। If the knife is sharp, the area of contact is small.
एंड यू कैन पील विद लेस फोर्स एक्सेप्टेड ऑन द ब्लेड। इधर से हम लोग नाइफ की बात करते हैं। अब नाइफ है जो उसका जो ब्लेड है वो शार्प है। अगर हम लोग कहेंगे जो चाकू अगर वो ऐसे शार्प है, नुकीला है, तो उसका जो कॉन्टेक्ट एरिया है वो कम हो जाएगा और हम लोग उसको इजीली हम लोग ऐसे पील अप कर सकते हैं, उसको छील सकते हैं। इसके अपोजिट अगर नाइफ वो ब्लंट है, उसका कॉन्टेक्ट एरिया बढ़ जाएगा और उसके लिए आपको ज्यादा फोर्स फिर अप्लाई करना पड़ेगा। If you get an injection, then pressure is the most important quantity in getting the needle through your skin. अगर आपको इंजेक्शन लगाया जा रहा है उस वक्त भी जो प्रेशर है वो उसमें एज मेन क्वांटिटी है कि जो प्रेशर है उसी के द्वारा जो इंजेक्शन है उसका जो नीडल है उसकी जो सुई है वो आपकी स्किन के थ्रू ऐसे इंटर कर पाती है। इट इज बेटर टू हैव ए शार्प नीडल देन डल one, since the smaller area of contact implies that less force is required to push the needle through the skin. इसलिए जो निडल है उसका शार्प होना जरूरी है। शार्प होगी तो क्या होगा, आपको लेस फोर्स के साथ, आप कम बल के साथ में आप उसको आपकी जो स्किन है उस त्वचा है उसे ऐसे क्रॉस कर सकते हो। लिक्विड एंड गैसेज आल्सो एक्सर्ट प्रेशर। देखिए यहां पर सॉलिड के साथ हम लोग बात करें, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस प्रेशर एक्सट्रैक्ट करते हैं भाई। आपको ये ध्यान रखना है कि ठोस, द्रव और गैस तीनों ही है वो दाब लगाते हैं। बिफोर आंसर वी व्हाट प्रेशर एक्चुअली इज, लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो देखिए हम लोग ये जानने के लिए हम लोग क्या कर कि प्रेशर क्या होता है, ये जानने के लिए हम लोग एक एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले हैं। तो हमारा एक्टिविटी 5 देखिए। To study the effect of force on a body in relation to its area in contact with another body। ये जो एक्टिविटी है वो स्टडी करने का हमारा जो मेन जो पर्पज है वो क्या देखिए। टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन ए बॉडी इन रिलेशन टू इट्स एरिया। ये देखिए हम लोग यहाँ पे जो एक्टिविटी है एक्टिविटी का मेन पर्पज हम लोग यहां पर रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड अप्लाइड एरिया। देखिए हम लोग यहां पे जो फोर्स और जो अप्लाइड एरिया है जिसे फोर्स अप्लाई किया जाता है तो उस एरिया को हम लोग यहां पर ऐसे स्टडी करने वाले हैं। तो उसका क्या इफेक्ट होता है देखिए। मटेरियल इज रिक्वायर्ड के लिए कौन कौन से मटेरियल रिक्वायर्ड है। एक कोन अबाउट 12 सेंटीमीटर हाइट सच दैट एरिया ऑफ द ब्रॉड एंड इज 5 सेंटीमीटर एंड द एरिया ऑफ स्मॉलर एंड इज 1 सेंटीमीटर और लेस। लार्ज अमाउंट ऑफ वेट सेंट 1 kg वेट ऑन ए ब्रिक। देखिए इसके लिए हमें कौन चाहिए, कौन चाहिए, इसका जो ब्रॉड एरिया है वो 5 सेंटीमीटर ऐसे विड्थ होनी चाहिए उसकी, और जो स्मॉलर एरिया है उसका जो ऐसे 1 सेंटीमीटर उसकी विड्थ होनी चाहिए। उसके बाद देखिए हमें वेट सेंट चाहिए, गीली मिट्टी चाहिए। वेट सेंट के साथ ही हम लोग जो 1 kg वेट, या हम लोग कह सकते हैं आपको कि जो 1 ब्रिक है, एक ईंट है, वो उसकी हमें आवश्यकता होगी। तो देखिए जो हम लोग कहें कौन है, तो कौन का जो लार्ज एरिया है वो कितना है आपका 5 सेंटीमीटर है, और जो स्मॉलर एरिया है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आप देखिए सपोज कि ये कौन है आपका, और यहां पर ये जो आपकी जो ब्रिक है वो प्लेस्ड है, यहां पर ईंट रखी हुई है, या हम लोग 1 kg वेट यहां पर रखा हुआ है। तो उसको कहां रखा गया है, वेट सेंट पे रखा हुआ, गीली मिट्टी में रखा हुआ है। तो ये जो कौन है वो उस मिट्टी के अंदर धंसेगा, जब मिट्टी के अंदर धंस जाएगा। ये इंटर कर रहा है, इसके अपोजिट अब आप क्या करें, इसको पलट कर रख दें।
तो अब देखिए इसका जो कॉन्टेक्ट एरिया है वो क्या है, ज्यादा है तो अभी मिट्टी में धसेगा लेकिन कम धसेगा, इतना ऐसे अंदर तक नहीं पहुंचेगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जितना ऐसे एरिया ज्यादा होगा तो उसका जो फोर्स का इफेक्ट है वो क्या होगा, कम होगा। या हम लोग कह सकते हैं एरिया इज रेसिप्रोकल टू प्रेशर। अगर एरिया ज्यादा होगा तो जो प्रेशर है वो कम होगा, और एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे हम लोग बात करें कि जैसे जो कैमल है, ऊंट है, वो आसानी से डेजर्ट में ऐसे वॉक कर सकता है, रेगिस्तान में आसानी से चल सकता है। तो उसके पीछे कारण क्या था कि उसके जो फुट है उसका जो एरिया वो ज्यादा होता है। The thrust compresses force acting perpendicularly to the surface acting per unit area is called pressure। देखिए जो थ्रस्ट होता है, हम लोग कहें कि जो कोई भी सरफेस है, सपोज कि ये सतह है और इस पे जो प्रिपेंडिकुलर जो फोर्स अप्लाई होते हैं, सरफेस पे जो प्रिपेंडिकुलर जो लंबवत जो बल लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं भाई, थ्रस्ट है। वो क्या होता है, 90 डिग्री पे होता है, प्रिपेंडिकुलर होता है। और हम लोग कहें कि जो यूनिट एरिया पे, इकाई क्षेत्रफल पे जो बल लगता है वो क्या होता है, आपका प्रेशर होता है। कहीं भी सरफेस पे यूनिट एरिया उसका, यूनिट एरिया का मतलब होता है 1। चाहे 1 ऐसे मीटर स्क्वायर हो सकता है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है। तो यूनिट एरिया पे जो फोर्स अप्लाई होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। If F is the comprehensive forces acting on a unit of area of cross section A, then the pressure is given by P। देखिए अगर फोर्स है, हम लोग कहें थ्रस्ट है आपका, थ्रस्ट हम लोग उसको ले रहे हैं F, और जो एरिया है वो क्या है आपका A है। तो हम लोग P प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगा, F अपॉन A, फोर्स अपॉन एरिया। From the above formula following conclusions can be made about pressure। तो ये हमारा जो फॉर्मूला है P इक्वल टू F अपॉन A, तो इससे हम लोग कुछ ऐसे कंक्लूजन है, निष्कर्ष निकाल सकते हैं। द लेसर द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ ए गिवन बॉडी मोर द प्रेशर एक्सेप्टेड बाय इट। देखिए एरिया क्या है, डिवाइड में आ रहा है, तो कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसका कॉन्टेक्ट एरिया अगर कम है, देखिए यहां पर कौन है ना, इसका ये जो कॉन्टेक्ट एरिया ए कंडीशन ए में क्या है, कम है, और बी में उसका कॉन्टेक्ट एरिया क्या है, ज्यादा है। तो अगर कॉन्टेक्ट एरिया लेस होगा, जैसे कि ए में हो रहा है, तो अगर एरिया स्मॉल साइज होगा तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। इसके अपोजिट देखो, अगर एरिया ज्यादा है, एरिया ज्यादा है तो प्रेशर की वैल्यू क्या होगा, कम होगा। मोर ऑफ द एरिया ऑफ बॉडी ऑफ ए गिवन कॉन्टेक्ट ऑफ ए गिवन बॉडी लेसर द प्रेशर इट विल एक्सट्रैक्ट। और इसके अपोजिट देखो, अगर एरिया ज्यादा हो रहा है तो प्रेशर एक्सेप्ट क्या होगा, कम होगा। The more of the force acting on a body, the more pressure it will exert and vice versa। इसके बाद देखो, अगर हम लोग फोर्स को हम लोग देखिए टू वे में हम लोग उसको ले रहे हैं। फर्स्ट तो हम लोग ले रहे हैं F इज कांस्टेंट। भी हम लोग पहले क्या ले रहे हैं कि F है ना, फोर्स है उसको कांस्टेंट ले रहे हैं, तो P रेसिप्रोकल A। तो अगर फोर्स है ना आपका कांस्टेंट है तो प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करेगा, और वो वाइस वर्सा होगा। अगर एरिया लेस होगा, क्षेत्रफल कम होगा, तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। और इसका अपोजिट अगर एरिया ज्यादा है तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। सेकंड देखो आप, अगर ए इज कांस्टेंट, अगर हम लोग एरिया को फिक्स मान लें, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका एरिया फिक्स्ड है, तो P प्रोपोर्शनल F। तो अगर फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, फोर्स कम हुआ तो प्रेशर भी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इस वे में हम लोग जो प्रेशर है उसको आप लोग डिफाइन कर सकते हैं। हम लोग द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। नेक्स्ट देखिए आप, यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होता है, जो प्रेशर्स यूनिट क्या होती है। इन द एसआई सिस्टम फोर्स इज मेजर्ड इन द न्यूटन एंड एरिया इन मीटर स्क्वायर। देखिए हम लोग ये लेते हैं कि जो फोर्स है, फोर्स का ऐसे यूनिट क्या होता है, अभी हमने ऐसे स्टडी किया कि जो फोर्स है वो हम लोग इसमें मेजर करते हैं न्यूटन में।
और एरिया हम लोग मेजर करते हैं मीटर स्क्वायर में। तो आप देखिए, आपको पता है फोर्स प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो इसके यूनिट लिखो, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर का यूनिट हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या हम लोग कह सकते हैं न्यूटन मीटर पावर -2, या आप लोग इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो। Therefore, the unit of pressure is Newton per meter square. However, Newton per meter square is called Pascal in the honor of French physicist Blaise Pascal. लेकिन देखिए, जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है इसको हम लोग पास्कल कहते हैं। तो हम लोग कहेंगे प्रेशर की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पास्कल भी कहते हैं। और एक जो फ्रेंच साइंटिस्ट था, ये ऐसे जो फ्रेंच फिजिसिस्ट था, एक ऐसे फ्रांस का भौतिक विज्ञानी था, इसका नाम ब्लेस पास्कल था। और उसके सम्मान में जो प्रेशर है उसका यूनिट क्या दिया गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। Thus, when the force of 1 Newton act perpendicularly on the area of 1 meter square, the pressure acting on the surface is 1 Pascal. अगर हम लोग 1 पास्कल को डिफाइन करना चाहें, 1 पास्कल कितना होगा, कि इसमें फोर्स कितना होना चाहिए, भी 1 न्यूटन का फोर्स है, 1 न्यूटन फोर्स है, और आपको 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे अप्लाई हो रहा है, कि 1 न्यूटन का ऐसे फोर्स है 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे अगर वो लग रहा है, तो उससे जो प्रेशर होगा वो कितना होता है आपका, 1 पास्कल होगा। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही स्टडी करने वाले हैं। नेक्स्ट हम हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें स्टडी करेंगे। इसके अलावा ऐसे कोई डाउट्स हैं, कम कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो आप मुझे ऐसे कमेंट कर सकते हैं, सबको रिप्लाई किया जाएगा। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।